बेटी ही रखेगी हमें। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी है। प्रमोद जी के बेटे को बुलाइए। इनका बेटा तो विदेश में रहता है पंडित जी। खबर तो पहुंचाई थी हमने, पर उसने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। आजकल कहाँ बच्चे अपने रह गए पंडित जी। इसी दिन के लिए तो इंसान औलाद को पैदा करता है, और औलादें इस दिन भी नहीं लौटती। बहुत अच्छे इंसान थे प्रमोद जी, पर देखिए क्या किस्मत है। इतनी सारी संपत्ति, इतना कुछ, पुत्र रत्न भी है, पर अंतिम समय पर कोई नहीं। अब मुखाग्नि देगा कौन? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं दूंगी पंडित जी, बेटा ना सही बेटी ही सही। मैं प्रमोद भैया का छोटा भाई हूँ पंडित जी, और ये मेरी बेटी है। मैं करूँगा रस्में। छोटा भाई भी तो बेटे समान ही होता है। आपने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया पापा। इन रस्मों में मैं भी अपना हाथ लगाना चाहती हूँ। कम से कम अपनी अगली पीढ़ी के हाथ लगने से बड़े पापा की आत्मा को शांति तो मिलेगी। हाँ बेटा, बताइए पंडित जी क्या करना है। तुम हाथ लगाओ बेटा। पायल और अनिल मिलकर प्रमोद की अंतिम क्रिया की सारी रस्में पूरी करते हैं। रस्में पूरी कर पायल अनिल के साथ अपनी बड़ी माँ के घर लौट जाती है। ऐसी दुख की घड़ी में विमला अपने बेटे बहू के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी, पर दरवाजे पर अपने बेटे बहू के बजाय अपने देवर और उसकी बेटी को देखकर निर्मला की आंखें भीग जाती है। रो लीजिए बड़ी माँ, रो लीजिए, और सारा का सारा दुख निकाल दीजिए मन से। बड़े पापा शुरू से ही ऐसा करते थे। हमेशा से सारी चीज़ें उन्होंने आपको बिना बताए की। आज भी बिना बताए चले गए ना। उन्होंने तो मुझे जिंदगी भर का दुख दे ही दिया है पायल बेटा। कलेजे पर पत्थर रख कर गया है वो मेरे, जिसके वजन के तले पूरी जिंदगी बितानी है मुझे। पर मेरी आंखें उस बात से नहीं भीगी। कुछ पुरानी यादें आंखों के सामने आ गई कि कैसे कर्म का चक्र अपना चक्का चलाने के लिए लोगों की मति भ्रम कर देता है। क्या मतलब बड़ी माँ, मैं समझी नहीं। ये कहानी है दो बहुओं की, सीमा और निर्मला। निर्मला की सास अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उसने पहले ही घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू निर्मला को सौंप दी थी। निर्मला भी बड़े होने का सारा फर्ज निभाती। घर की छोटी बहू सीमा को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना होता तो अपनी जिठानी से ही पूछती। भाभी नाश्ते में क्या बना लूं? मूंग की दाल सही रहेगी क्या? बिट्टू का पेट भी ठीक नहीं है। हाँ सीमा, यही ठीक रहेगा। तुम मूंग की दाल बना ले, एक भिंडी की सब्जी बना ले, और मैं रोटियां सेक दूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों सेकेंगी रोटियां? आप जाइए बिट्टू और पिंकी को संभालिए, मैं हूं ना, रसोई देख लूँगी। अरे पिंकी को क्या संभालना है, बच्ची नहीं है, वो 8 साल की हो गई है। बिट्टू तो बेचारा छोटा है, ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब है। मैं जाती हूँ उसके पास, पिंकी को रसोई में भेज देती हूँ। थोड़ा बहुत काम करवा ले उससे, अभी से आदत रहेगी तब तो ससुराल जाकर घर संभाल पाएगी। दुनिया की यूँ तो सबसे बेस्ट जिठानी है आप भाभी, पर आपकी ये बात ना मुझे कभी समझ में नहीं आती। क्या बेटा क्या बेटी, सब एक बराबर ही होता है। एक बराबर होते तो अनिल के साथ तू ब्याह कर इस घर में नहीं आती, अपने साथ अनिल को ले जाती। पर ऐसा हुआ नहीं, हुआ ना। समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, ब्याह कर तो लड़कियों को ही अपने ससुराल जाना पड़ता है। आज तेरा भाई है तो तेरे माँ बाप की सेवा हो जाती है, वहीं अगर तेरा भाई ना होता तो तू जा पाती क्या अपने ससुराल? नहीं ना। बहुत अंतर होता है बेटा बेटी में। समझ जाएगी तू धीरे धीरे। चल अब नाश्ते की तैयारी कर, बीच में अगर बिट्टू मुझे आने दे तो मैं रसोई में आती हूँ। अरे भाभी, ये घर तो हम दोनों का है ना, अब रसोई में आप रहो या मैं, बच्चों को मैं संभालूँ या आप, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो हमारे घर के ही हैं और रसोई भी हमारी ही है। और हाँ, पिंकी को भी रसोई में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्ची है बेचारी, जल बल जाएगी। नाश्ता तैयार कर सीमा खाने की टेबल पर लगाती है। जीती रहो तुम दोनों, इसी तरह एकजुट होकर घर को संभालना बहू। तुम्हारी सास की तबीयत तो तुम जानती हो, अब तुम दोनों को ही समझदारी बरतनी होगी और एक साथ चलना होगा। आप बेफिक्र रहिए पापा जी, मैं और दीदी देवरानी जिठानी नहीं बल्कि 2 बहनें हैं। आपके इस परिवार पर कभी भी एक आंच नहीं आने देंगे। सीमा ये कह रही थी कि उसका जी मचलने लगता है। मैं कमरे में चलती हूँ भाभी, आप ज़रा सभी को नाश्ता परोस दीजिए। और जैसे ही सीमा पलटी
उसका सर घूम जाता है और वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सीमा, अरे क्यों करती हो इतना काम? कर ली ना अब तबीयत खराब? अनिल सीमा को उठाकर कमरे में लेकर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? आप लोग घबराइए मत, मैंने अभी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आती होंगी। डॉक्टर घर आती हैं और सीमा को चेक करने के बाद सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या सीमा, मेरे घर नन्हा मेहमान आएगा? तुम सच में देवी हो, तुमने मुझे बाप बनने का सुख दिया है। चलो बस यही कमी थी घर में। अब भगवान मुझे मेरे दूसरे बेटे के भी बच्चे का मुंह दिखा दे, फिर किसी चीज़ की तकलीफ नहीं रहेगी। पहले ही पग में लड़का हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है मम्मी जी। पहली बार में ही किस्सा ख़त्म, फिर दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अनिल को। नहीं मम्मी, बिट्टू मुझे बहुत मारता है, मुझे बहन चाहिए। फिर बड़ों के बीच में मुंह खोला तूने, थू थू कर। तेरी बोली लग गई और सीमा को बेटी हो गई ना, तो बेचारी को फिर बेटे के इंतज़ार में और समय देना होगा। अपनी देवरानी की दुश्मन नहीं हूँ मैं। अब से जब भी भगवान के हाथ जोड़ेगी तू तो भगवान से यही मांगना कि भगवान जी चाची को एक बेटा ही देना, उसे मैं राखी बांधूंगी। क्या भाभी, किन बातों में पड़ गई आप? छोड़िए ना। सही कहा सीमा तूने, ये तो जश्न का समय है। रुक तू, मैं अभी रसोई से मिठाई लेकर आती हूँ और सभी का मुंह मीठा करवाती हूँ। निर्मला मिठाई लाकर सभी का मुंह मीठा करवाती है। सभी बड़े खुश थे। अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस ना करने के कारण रोज़ सुबह 7 बजे उठने वाली सीमा 9 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद सीमा की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसे उठने में काफ़ी देर हो गई है। हे भगवान, 7 बज गए, भाभी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? सारा काम उन्हें अकेले करना पड़ा होगा। मैं अभी बाहर जाती हूँ। जैसे ही सीमा तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है, वो देखती है कि किसी औरत के साथ निर्मला बातें कर रही है। देख, महीने के 3,000 यही फाइनल है। कपड़ा, बर्तन और झाड़ू पोछा। आप काम वाली रख रही हैं भाभी? क्या ज़रूरत है काम वाली की? काम ही कितना है घर पर। मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, वो न जाने क्यों बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी। पता ही नहीं चला कि 9 बज गए। मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मेरी जेठानी नहीं है। हाँ, ज़्यादा तेज़ मत बन। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू जा, आराम से कमरे में जा। मैं अभी तेरे लिए दूध और छुआरा लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा खाएगी तो बच्चा भी रिष्ट पुष्ट होगा। निर्मला अपनी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और उसे कोई काम नहीं करने देती। एक शाम निर्मला बाजार जाती है और बाजार से छोटे से लड्डू गोपाल जी अपने घर लेकर आती है। ये ले सीमा लड्डू गोपाल जी, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। भगवान करे इनके जैसा ही एक नटखट गोपाल तुझे भी हो जाए। जब मैं दूसरी बार पेट से थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए थे और देख कैसे मुझे फट से बिट्टू हो गया। क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी भाभी। मुझे भगवान को अगर बेटी देनी होगी तो मुझे बेटी ही देंगे। और मुझे ना सच में फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, जो भी होगा मुझे उस बच्चे को मैं दोनों ज़िंदगी जीना सिखाऊंगी। घर संभालना भी और समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करना भी। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और सीमा एक बेटी को जन्म देती है। कोई बात नहीं, उदास होने का क्या है। लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। अगली बार देखना तुझे बेटा ही होगा सीमा। मैंने ऑपरेशन करवा लिया है भाभी, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे। क्या बहू, तूने हमसे पूछे बिना ऑपरेशन क्यों करवा लिया? भगवान ना करे अगर आगे चलकर तेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर कर पाएगी क्या तू बच्चा? अरे कम से कम दूसरा बच्चा तो होना ही चाहिए। मेरी किस्मत में बच्चों से बिछड़ना लिखा होगा मम्मी जी, तो मैं 10 बच्चे भी पैदा कर लूँगी तो भी वो मुझसे बिछड़ ही जाएंगे। न जाने ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। क्यों जिद कर रही हो सीमा तुम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे। आप ही बताइए जी, एक बेटा गोद ले लेना सही रहेगा क्या सीमा को? ये बच्ची तो बेचारी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर क्या होगा अनिल का? क्या होगा, जो होना था वो हो गया। बड़ों से बिना पूछे ये लोगों ने डिसीजन भी ले लिया। मेरा बिट्टू है ना, वही रहेगा दोनों घर में इकलौता बेटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिट्टू तो मेरा बेटा ही है भैया, पर सीमा ने जो निर्णय लिया है वो मुझसे पूछ कर लिया है। मेरी सहमति थी उसमें। मेरी किस्मत में सुख होगा तो मेरी बेटी भी मुझे सुख दे देगी, और नहीं होगा तो 5 बेटे भी कर लूँ, फिर भी दुखी रहूँगा। पायल को पाकर सीमा और अनिल बहुत खुश हो जाते हैं। उसे बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। पिंकी, 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं तू? और ये फेस पैक यहीं का यहीं रखा है। इतना महंगा फेस पैक क्यों लाई थी मैं? फटाफट पैक लगा और किचन में आ जा। मम्मा, रोज आप मुझे कोई ना कोई फेस पैक दे देती हो, ऐसे मिल जाएगा क्या लड़का? आज रात को हमें पार्टी में जाना है। वहाँ अगर किसी अच्छे घर के लड़के की नज़र तुझ पर पड़ गई ना तो हो जाएगा रिश्ता पक्का। यहाँ निर्मला अपनी बेटी को उठाकर मेकअप और किचन के बारे में बता रही थी। वहाँ सीमा अपनी बेटी का सर सहला रही थी। चेहरे पर किताब रखकर ही सो गई बेचारी। पायल, उठ जा बेटा, देर हो रही है। 10 बजे एग्ज़ाम है ना तेरे, जल्दी तैयार हो जा बेटा और थोड़ा रिवाइज कर ले। मैं ना तेरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ। आधे घंटे में सभी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। कान में म्यूजिक सुनता हुआ बिट्टू बाहर से अपने घर आता है और सीधा खाने की टेबल पर बैठ जाता है। पिंकी सभी को नाश्ता परोसती है। पूरी रात कहाँ थे तुम बिट्टू? ये क्या हरकत हुई? रात रात भर घर पर नहीं रहना। वो चाची मम्मी को पता है। हाँ सीमा, मुझे पता है, वो मुझे बता कर गया था। अब पढ़ता है बेचारा अपने दोस्त के घर जाकर, तू ना फिक्र मत कर। ये बहुत गलत कर रही हैं आप भाभी। एक ही घर में दोनों बच्चों में इतना भेदभाव। निर्मला अपने बेटे को सर पर चढ़ा कर रखती और बेटी को एक शब्द भी बोलने नहीं देती। दिन भर बस पिंकी रसोई में ही अपना वक्त बिताती। उसी रात निर्मला पिंकी के साथ एक फंक्शन में जाती है। एक लड़का पिंकी को पसंद कर लेता है और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे निर्मला पिंकी की शादी की तैयारी में लग जाती है। मम्मी, पिंकी जैसी भी है पर है तो मेरी बड़ी बहन ना। वो चली जाएगी तो मेरा मन कैसा लगेगा? मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ मम्मी। इसलिए मैं सोच रहा था कि उसकी विदा होने के बाद मैं एक फॉरेन ट्रिप करके आ जाऊँ। अरे मेरा बच्चा, बिल्कुल जा बेटा। पिंकी की शादी हो जाती है पर बिट्टू को तो ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस विदेश जाने का बहाना चाहिए था। बस कैसे भी करके एक बार इस नए देश में अपने पैर जमा लूँ, फिर कभी वापस घर नहीं जाऊँगा। अंजलि, आई प्रॉमिस यू। फिर तुम्हें कभी चूल्हा चौका और किचन नहीं देखना पड़ेगा, ना साड़ी पहनने की झंझट, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं और तुम और हमारी छोटी सी दुनिया। निर्मला को अपनी बेटी पर बहुत घमंड था, पर वो तो विदेश में अय्याशियों में डूबा पड़ा था और यहाँ दूसरी तरफ पायल जी जान से पढ़ाई कर रही थी। एक दोपहर, मम्मी कहाँ हो? यू नो व्हाट, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हो गई है। 50 लाख रुपए सालाना, सेटल हो गई मम्मी मैं तो। किस बात की खुशी मनाएगी तेरी माँ? कितनी मेहनत की उसने तुझे काबिल बनाने में। कितने दिन ही तेरे पैसों का सुख भोग पाएगी वो? जिस दिन तेरी शादी होगी तू तो चली जाएगी। फिर तेरे पैसे तो तेरे सास ससुर को मिलेंगे ना, वो भी तब जब वो तुझे काम करने दे। इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था बड़ी माँ। मेरी लाइफ में एक लड़का है, उसकी भी मेरे साथ ही प्लेसमेंट हुई है। हम दोनों ने ये तय किया है कि अगर हम शादी करेंगे तो एक ही बिल्डिंग में आमने सामने की 2 फ्लैट्स ले लेंगे, क्योंकि मैं और करण तो ऑफिस में रहेंगे। हमारे पीछे हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बातें करके अपना वक्त बिता पाएंगे। काम के लिए घर पर नौकर और कुक रख लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। इतना आसान है क्या? यहाँ पिंकी के ससुराल वाले तो उसे अपने मायके आने ही नहीं देते, और तू नया संसार बसाकर मम्मी को साथ में रखेगी। पूरी बात तो फिर आपको भी पता नहीं है बड़ी माँ, और पता भी कैसे हो? आपने कभी पिंकी से उसके मन की बात पूछी नहीं? बहुत अत्याचार होता है उसके ससुराल में उसके साथ, और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। बोलेगी भी कैसे? आपने उसे कभी बोलना सिखाया है क्या? अब उसका घर वही है, जो उसका पति कहे, जो उसके सास ससुर कहे, वही मानना उसका धर्म है। और उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसकी किस्मत। निर्मला तो अपनी बात से टस की मस नहीं होती। दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन में बिट्टू अपने घर वापस आता और फिर किसी बहाने वापस विदेश चला जाता। फिर एक दिन, मम्मी, मैंने खास काम सेट कर लिया है विदेश में, पर बीच में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ाई है, तो हमारी जो ज़मीन है उसे बेच कर क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ मम्मी, 6 महीने के अंदर वो पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद तुम्हें और पापा को लेकर विदेश उठ जाऊंगा मैं। निर्मला अपने पति को बिना बताए अपनी ज़मीन और गहने बेचकर अपने बेटे को अच्छी खासी मोटी रकम देती है और बिट्टू
फॉरेन चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पायल की भी शादी हो जाती है और वो अपने माँ बाप को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है और दोनों देवरानी जेठानी पहली बार अलग अलग हो जाती हैं। पापा मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप प्लीज़ मम्मी को उठा दीजिएगा, उन्हें आज किटी पार्टी में जाना है ना। हाँ बेटा, तो आराम से जा, मैं उन्हें उठा दूंगा। जैसा सपना पायल ने देखा था हूबहू वैसा ही आशियाना उसने बना लिया था। वो एक फ्लैट में अपने मम्मी पापा को रखती है और सामने वाले फ्लैट में अपने सास ससुर के साथ खुद रहती है। एक कदम पर मायका तो दूसरे कदम पर ससुराल। तीनों वक्त का खाना दोनों परिवार साथ ही खाते। अपनी बेटी की शादी के बाद अनिल और सीमा को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पायल की शादी हो गई है। और बुढ़ापे के कारण परिवार वालों को भी अच्छे दोस्त मिल गए थे। सीमा और निर्मला अब अलग अलग शहरों में रहने लगी थी। फ़ोन पर कोई किसी से कितनी ही बात कर लेता, अब बातें होती भी तो बस हाय हेलो। और बिट्टू का क्या हुआ बड़ी माँ? आप तो कहती थी कि आप विदेश आती जाती रहती हैं। किस मुँह से सच बताती बेटा, किस मुँह से? बिट्टू ने तो मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। बस फ़ोन पर एक मैसेज आता था, इतने रुपए भेज दो, उतने रुपए भेज दो, और फिर वो भी बंद हो गया। मैं ज़िंदगी भर सीमा से कहती रही कि बेटा कर ले, बेटा साथ रहता है, बेटी नहीं। इसी चक्कर में मैंने अपनी बेटी पिंकी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी पता नहीं किया कि उसके घर वाले कैसे हैं। अपनी बेटी को अपने पैर पर खड़ा नहीं किया। बेचारी फ़ोन करके रोती थी मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। तेरी माँ बेटी को जन कर भी निहाल हो गई और मैं बेटे को जन कर भी कंगाल। अब तो ये भी नहीं रहे, कहाँ जाऊंगी मैं? खुद को दोष मत दीजिए बड़ी माँ, आपने जो सुना उसी को सच माना। पर अब दुनिया बदल गई है। आजकल बेटियां तो शादी करके पराई होती है, पर बेटे वो तो जवान होती ही। और ये क्या कहा आपने? कहाँ जाएंगी आप? अरे कहाँ जाएंगी? अपनी बेटी के घर, हमारे साथ। सब एक साथ रहेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा। और पायल अपने साथ अपनी बड़ी माँ को भी ले जाती है। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.